हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VKMMJ सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज के इस वीडियो में व्याकरण का उच्चारण स्थान हम लोग देख रहे हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख चुका है घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। अब हम लोग आज देखेंगे प्रयत्न के आधार पर। जो व्यंजन हैं उनके वर्गीकरण हैं, ये 8 भागों में बांटे गए हैं प्रयत्न के आधार पर। तो आप लोग पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। लोग देखते हैं आज प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 8 भागों में किया गया है। 8 भागों में कौन कौन से जो वर्गीकरण है वो कौन कौन से हैं? तो पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तीसरा है अंतस्थ व्यंजन, चौथा होता है अर्धस्वर व्यंजन, पांचवा होता है लुंठित व्यंजन, छठवां होता है पार्श्विक व्यंजन, उसके बाद से सातवां होता है उष्म या उसको ईषत या स्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये जो भाग हैं, इनमें 8वां जो भाग है उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। तो इस तरह से 8 भागों का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला है स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। प्रयत्न के आधार पर यह वर्गीकरण है और ये पहला जो है यह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से हैं इसमें? इनकी संख्या 25 है। इसका परिभाषा क्या है कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतया स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतया स्पर्श करते हों उनको क्या कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? तो 25 है। अब ये कौन कौन से हैं इस चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे। इस चार्ट में हम लोग देख सकते हैं जो 25 जो व्यंजन हैं ये स्पर्श व्यंजन है। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। इनके जो अक्षर हैं क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 अक्षर। च वर्ग के च, छ, ज, झ, ञ 5 अक्षर। ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ, ड़ ये 5 अक्षर। त वर्ग से त, थ, द, ध, न ये 5 अक्षर। और प वर्ग से प, फ, ब, भ, म ये 5 अक्षर जो हैं ये 25 अक्षर हुए। ये क्या कहलाते हैं? तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और क वर्ग के जो व्यंजन हैं इनका जो उच्चारण स्थान होता है कंठ या गले से होता है, इसलिए इनको कंठ वर्ण कहा जाता है। च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है यह कहाँ होता है? तो तालु की छत का पिछला भाग, तालु की छत के पिछले भाग के मिलने से ये जो उच्चारण जो है च वर्ग के ये उच्चारित होते हैं। तो इनको तालव्य वर्ण कहा जाता है। ट वर्ग के जो वर्ण हैं इनका जो उच्चारण स्थान है मूर्धा है या मुंह के भीतर की जो छत है इसके अगले भाग से इनका उच्चारण होता है ट वर्ग का। तो उनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है जिसे उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है यह दांत के माध्यम से होता है, जो ऊपरी दांत के निकट से त वर्ग का उच्चारण होता है, तो इसलिए इसको दंत्य व्यंजन कहा जाता है। प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है ओठ होता है। ओठ के चिपकने से यह प वर्ग का उच्चारण होता है। दोनों ओठ आपस में जब चिपकते हैं तो प, फ, ब, भ, म का उच्चारण होता है, तो इसलिए ये ओष्ठ व्यंजन कहे जाते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि कंठ या गले से उच्चारित होने वाले वर्ग को कंठ, तालु से उच्चारित होने वाले व्यंजन को तालव्य, मूर्धा से उच्चारित होने वाले व्यंजन को मूर्धन्य, दांत के आधार पर उच्चारित होने वाले व्यंजन को दंत्य, ओठ के आधार पर उच्चारित होने वाले व्यंजन को ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। तो कह सकते हैं हम लोग कि क वर्ग जो है कंठ वर्ण है, च वर्ग जो है तालव्य है, ट वर्ग क्या है? मूर्धन्य है, त वर्ग दंत्य है और प वर्ग जो है ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन का जो व्याख्या है इस किस आधार पे होता है हम लोग परिभाषा इसका जानेंगे।
वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांगों द्वारा स्पर्श भी हो तथा हवा को बाहर निकलने में संघर्ष करना पड़े तो उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय क्या हो कि मुखांगों द्वारा स्पर्श भी होता है और हवा को बाहर निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, ऐसे व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो च, छ, ज और झ। ये च, छ, ज और झ जो हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद तीसरा है अंतस्थ व्यंजन। इनकी भी संख्या 4 है। ये अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुखांग आंशिक स्पर्श करते हैं, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? तो य, र, ल और व। तो ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं, य, र, ल और व। हम लोग ये अंतस्थ व्यंजन जो है य, र, ल, व, ये 3 भागों में बढ़ जाते हैं, अर्धस्वर में, लुंठित या प्रकंपित में और पार्श्विक में। तो इसमें अर्धस्वर में य और व आ जाते हैं। लुंठित जो व्यंजन है इसमें र आता है और पार्श्विक व्यंजन में ल आता है। तो हम लोग देखते हैं। चौथा है अर्धस्वर व्यंजन। इसकी संख्या 2 होती है। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुखांग न के बराबर स्पर्श करते हैं उन्हें अर्धस्वर कहते हैं। जो निम्न है, कौन कौन से हैं? य और व। ये अर्धस्वर कहे जाते हैं और इनका उच्चारण करते समय मुखांग जो है ध्वनियों का उच्चारण करते समय क्या होता है कि मुखांग जो है ये न के बराबर स्पर्श करते हैं, यानी य और व इसमें मुखांग स्पर्श नहीं करते हैं, तो ये अर्धस्वर कहे जाते हैं। ये य और व कौन से हैं? तो अर्धस्वर हैं। इसके बाद है 5वां लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो र है। हम लोग देख सकते हैं जो लुंठित व्यंजन है र, इसका उच्चारण करते समय जीवा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, अतः इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। प्रकंपित र का उच्चारण करते समय जीवा में कंपन होता है, अतः इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। यानी इस र को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है या प्रकंपित भी कहा जाता है। प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन र को कहा जाता है, अतः इस र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया होगा कि लुंठित व्यंजन को ही प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। तो यह लुंठित या प्रकंपित व्यंजन जो है वह र है। ठीक है। अगला है 6वां पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन की परिभाषा क्या है देखते हैं हम लोग कि जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा जिह्वा के दोनों पार्श्व यानी बगल भागों से बाहर निकलती है, ऐसे ध्वनि को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। जिनके उच्चारण करते समय क्या हो कि हवा जिह्वा के बगल से या दोनों पार्श्व से या बगल भाग से बाहर निकल जाती है, ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। और यह पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो ल है। ल जो है पार्श्विक व्यंजन है और इसके उच्चारण करते समय जब हम ल बोलते हैं तो जिह्वा के दोनों तरफ से हवा बाहर निकल जाती है और इसलिए यह ल जो है पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। 7वां है उष्म या ईषत् या स्पृष्ट व्यंजन। ये व्यंजन कौन कौन से हम लोग देखते हैं। उष्म व्यंजन कौन से कहलाते हैं? कभी भी एग्जाम में आ जाए ईषत् व्यंजन, स्पृष्ट व्यंजन, तो उसको उष्म व्यंजन ही कहा जाएगा क्योंकि यह उष्म व्यंजन का नाम है ईषत् या स्पृष्ट व्यंजन। तो इसका जो परिभाषा है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा घर्षण के कारण उष्म होकर बाहर निकलती है तथा न के बराबर स्पर्श करती है, उन्हें उष्म या ईषत् या स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। तो ये तीनों नाम आप लोग याद रखेंगे। उष्म व्यंजन का नाम है ईषत् या स्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है इसको, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। उष्म व्यंजन जो हैं इनकी संख्या कितनी है? तो 4 है। श, ख, श और ह, बड़ा स, छोटा स, खटकोर स और ह, ये 4 अक्षर जो हैं वह उष्म व्यंजन कहलाते हैं। इन्हीं को ईषत् या स्पृष्ट व्यंजन भी कहा जा सकता है।
इसके बाद हम लोग देखेंगे जो इसका 8वां है उत्क्षिप्त व्यंजन। ये उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? तो ये ड और ढ जो हैं, इनका उच्चारण करते समय जीवा ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है, अतः इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत का अर्थ है ऊपर उठना और क्षिप्त का अर्थ है शीघ्रता से नीचे आना। इस तरह उत्क्षिप्त का व्यंजन है, इसका अर्थ है फेंका हुआ, यानी उत्क्षिप्त का अर्थ है फेंका हुआ, यानी कि उत्क्षिप्त व्यंजन जो है ड है और ढ है। जो उत्क्षिप्त व्यंजन है इसको हम लोग 3 भागों में देख सकते हैं, जिसमें ताड़न जात व्यंजन है। ताड़न जात व्यंजन का अर्थ है आघात करना। तो ये ड जो है ढ के उच्चारण में, ड और ढ के उच्चारण में वीणा के प्रताड़ित यानी छूकर छोड़े गए तारों के समान गुंजित इसकी ध्वनि होती है, तो इसे ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। अब हम लोग विकसित व्यंजन के बारे में देखेंगे। यहाँ पे ड और ढ जो है इसका विकास कर बने हैं। ये यहाँ पे जो ड है और ढ है, इसमें नीचे जो अगर बिंदी लग जाता है तो यह विकसित व्यंजन बन जाता है। तो ड और ढ जो है इसके नीचे बिंदी लग जाने के कारण ये विकसित व्यंजन कहलाते हैं। अगला है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन सा है? तो हम लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि ड और ढ जो है इसमें जब नीचे बिंदी लग जाता है तो इसका प्रयोग निम्नलिखित 2 रूपों में होता है। किन किन रूपों में होता है इनका प्रयोग? तो पहला नुक्ता रहित, यानी जिसमें नुक्ता ना हो, यानी ये बिंदी ना हो, यानी शब्दारंभ में, यानी शब्द के आरंभ में अगर ये आते हैं तो ये नुक्ता रहित हो जाते हैं। जैसे ढाल, डमरू, ढक्कन, डाली इत्यादि अक्षर जो लिखे जाते हैं ये नुक्ता रहित हैं, और ये शब्द के प्रारंभ में ये जब लगते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? तो द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इसका दूसरा भाग है नुक्ता सहित, यानी शब्द के मध्य में अगर ये अक्षर आ जाते हैं तो उस स्थान पे ये नुक्ता आ जाता है या बिंदी आ जाता है, तो इसका जो है उच्चारण बदल जाता है। तो यह शब्द के मध्य और अंत में आता है तो इसका उच्चारण बदल जाता है। जैसे सड़क, लड़का, पढ़ा, पढ़ाई, लड़ाई इत्यादि में ये नुक्ता लगा हुआ है सब में, तो इसका जो है उच्चारण यह बदल जाता है, तो ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन के 8 भाग हैं इनके बारे में हम लोगों ने जाना है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।